गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को इस लेक्चर में आप लोगों को ये बताएंगे हम कि जो फिजिक्स का पेपर होता है मेरे इस कोचिंग में ऑफलाइन कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी एमपी में, तो उसमें जो टेस्ट होता है वीकली, उस वीकली टेस्ट का जो पेपर है, तो इस बार जो पेपर आया था यानी ये 24/7/2023 24 जुलाई, उसमें जो पेपर आया है वो पेपर इस प्रकार से है। ये पेपर आप देख लीजिए और इसका हम सलूशन इसमें इस क्वेश्चन पेपर में इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो फिल इन दी ब्लैंक्स में हैं। और ये फिल इन दी ब्लैंक्स में जो है वो 1 से लेकर 5 चैप्टर तक का है ना, 1 अध्याय से 5 अध्याय तक का है, जिनमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो फिल इन दी ब्लैंक्स वाले हैं, है ना। 20 क्वेश्चन हैं, तो उसका हम सलूशन बताएंगे। वैसे आपको बता दें, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो चैप्टर वाइज ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, पर इस पेपर में सब एक साथ उसका आंसर दिया जा रहा है। इस पूरे पेपर का आंसर एक साथ। वैसे आप चैप्टर वाइज उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप पढ़ेंगे, वो सब क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी पूरे चैप्टर के वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है। तो टेस्ट पेपर सलूशन, टेस्ट पेपर सलूशन, टेस्ट पेपर सलूशन, ये 24/7/2023, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 12th, कृष्णा ट्यूटोरियल सीधी एमपी। इसमें तो 20 क्वेश्चन हैं फिल इन दी ब्लैंक्स वाले। हम क्वेश्चन भी चलिए लिखते जाते हैं। वैसे यदि आप क्वेश्चन ना लिखें तो आप इससे देख सकते हैं। धारावाही परिनालिका खाली स्थान की भांति व्यवहार करती है। इसमें लिखा हुआ है धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका किसके जैसे व्यवहार करती है, तो यहाँ पर इसका आंसर है दंड चुंबक। यहाँ आंसर क्या होगा, या चुंबकीय द्विध्रुव भी कह सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है ना। धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये दंड चुंबक न लिख सकें तो चुंबकीय द्विध्रुव भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए लाने के लिए थोड़ा सा बता दें। F बराबर होता है ILB, तो B बराबर होगा F/IL। एक फार्मूला होता है F बराबर ILB। तो यहाँ पर F का यम LT-2 I एम्पियर है और ये L, तो यम L0T-2 A-1। तो इसका विमीय सूत्र यम L0T-2 A-1, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ लिखा है वक्र बनाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ होगा ये बंद वक्र बनाती हैं। क्या, बंद वक्र। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं, और विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है ना। यही विद्युत बल रेखाएं कहेगा तो खुला वक्र। चौथा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, तो ये बता दें यस ध्रुव से
यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर, यस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तो यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर होती है। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन है, देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है, उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ देने पर चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, इसको लगा के दिखाते हैं, प्रश्न को लिखे देते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 5वां नंबर। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है, उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण खाली स्थान होगा। ये प्रश्न बोला है। एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है, उसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसको हमें लगा के दिखाई देते हैं। वैसे उसका आंसर जो है, वैसे उसका आंसर होगा 2m/पाई, है ना। आंसर ये होगा 2m/पाई। कैसे आएगा इसको देखिए, है ना। वैसे इसको आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ढूंढेंगे तो पा भी जाएंगे, है ना। पर इसको हम लगा के दिखाई देते हैं यहाँ पर। देखो, ये एक चुंबकीय तार है, यन यस, लंबाई यल है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। इसको मोड़ कर क्या बना दिया गया, अर्धवृत्त, ये बना दिया। तो ये भी लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। जैसे तार और तार है तो उसकी लंबाई प्रभावकारी लंबाई एक ही होती है, लेकिन चुंबक का लंबाई और प्रभावकारी लंबाई अलग अलग होता है। ये तार है, उसकी लंबाई ही प्रभावकारी, इसकी लंबाई एल डैश होगी, जो कि इसके व्यास के बराबर होगा। ये यन है, ये यस है। बात को समझना, जब ये चुंबकीय तार इस प्रकार है तो लंबाई ये है, प्रभावकारी लंबाई यानी यस के बीच की दूरी। और जब इसको मोड़ देंगे तो यानी यस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, नई प्रभावकारी लंबाई एल डैश, जो कि इसके व्यास के बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा। अब ये वास्तव में इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। और ये अर्धवृत्त की परिधि लंबाई के बराबर होगी, तो अर्धवृत्त की परिधि यानी पाई आर बराबर ये लंबाई, यानी ये हो गया पाई आर, किसके बराबर, यल के। तो आर बराबर यल/पाई। और इसको यहाँ ले जाके रख देते हैं, तो यल डैश बराबर क्या हुआ, 2l/पाई। हो गया यहाँ तक। अब इसके ध्रुव प्राबल्य को हम यम माने लेते हैं। इसके ध्रुव प्राबल्य को क्या मान लेते हैं, यम। तो कैपिटल एम बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणे लंबाई, होता प्रभावकारी लंबाई है दंड चुंबक में, पर ये है क्या, चुंबकीय तार, तो वही लंबाई प्रभावकारी लंबाई। तो यम बराबर हो जाएगा m/l। चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव प्राबल्य गुणे प्रभावी लंबाई, तो m बराबर ये, और ये l डैश बराबर ये आया। तो नवीन चुंबकीय आघूर्ण, नवीन चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर m/l डैश। ध्रुव प्राबल्य तो अभी भी वही रहेगा, तो m के जगह लिख देंगे m/l, और l डैश की जगह लिख देंगे 2l/पाई। ये रहा, ये इससे कैंसिल, तो ये 2m/पाई ये आया। ठीक है ना। आपको यहाँ से ये पता चल गया कि लंबाई भी वही जैसे होता है 2l/पाई, तो चुंबकीय आघूर्ण 2m/पाई। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है धारामापी की सुग्राहिता का मात्रक। धारामापी की सुग्राहिता का मात्रक, सुग्राहिता का मात्रक। तो इसका मात्रक होता है रेडियन पर एम्पियर
सुग्राहिता बराबर सूत्र होता है यस बराबर थीटा बटे आई। थीटा क्या है? विक्षेप है, कोण। तो कोण का रेडियन हो गया तो आई का एम्पियर हो गया, तो रेडियन पर एम्पियर। 7वां नंबर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये याद रखना। ये यदि केवल वोल्ट मीटर लिखा होता तो बहुत अधिक कहते, लेकिन जब आदर्श शब्द लगा दिया है तो अनंत। बायो-सैवर्ट नियम का सदिश रूप। बायो-सैवर्ट नियम का सदिश रूप dB बराबर होता है μ0/4 पाई आई बटे आर क्यूब्ड, और ये dl क्रॉस आर, या कि फिर μ0/4 पाई आई बटे ये आर स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ dl क्रॉस आर कैप। ये ध्यान देना, यदि यहाँ पर dl क्रॉस आर है, dl क्रॉस आर वेक्टर में, तो यहाँ क्यूब्ड रहेगा, और यदि आपने कैप लगाया है तो स्क्वायर रहेगा। ध्यान देना, आर क्यूब्ड तो वेक्टर आर, और आर स्क्वायर तो आर कैप है। ठीक है ना। 9 नंबर, 9 नंबर को भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, इसको भी ऊपर लिखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष में अक्ष के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश है, तथा चालक में धारा वाई अक्ष के अनुदिश है, तो बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा खाली स्थान होगी, ये लिखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है तथा चालक में धारा वाई अक्ष के अनुदिश है, तो बल की दिशा होगी। ये आप लोगों को बता दें, एक रूल होता है, ये वाला नियम, ये इसमें ही समझ लो। यदि ये क्या है, यदि हम ये इस प्रकार फैलाएं कि ये लंबवत हों, ये धारा को बताए ये चुंबकीय क्षेत्र को, तो ये बल होता है। ये धारा को बताए ये धारा को, और ये चुंबकीय क्षेत्र को, तो ये होता है बल को। ठीक है ना, बल की दिशा। तो ये बताना, ये है एक्स अक्ष की दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, और ये वाई दिशा में है धारा आई। ठीक है ना। देखो, ये है धारा, ये है चुंबकीय क्षेत्र, तो बल किधर होगा? अंदर तरफ होगा, और अंदर मीन्स ऋण जेड अक्ष। ये धनात्मक एक्स है, ऋणात्मक एक्स, धनात्मक वाई ऋणात्मक वाई, धन जेड अंदर ऋण जेड, है ना। तो इसका आंसर होगा ऋण जेड अक्ष। ऋण जेड अक्ष होगा, अंदर तरफ होगा ना, तो अंदर ऋण जेड होगा, बाहर धन जेड होगा। ठीक है ना। तो ये ऋण जेड अक्ष लिखना पड़ेगा। फिर क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। हीट स्टोन, इसका आंसर क्या होगा? हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। 11 नंबर क्या लिखा है? अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक। लिखा है अर्धचालकों
का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो ये बता दें इसका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। अर्धचालकों का क्या होता है? ऋणात्मक। चालकों का धनात्मक, मिश्र धातुओं का धनात्मक, विद्युत अपघट्ट का ऋणात्मक। 4 बता दिए। ये प्रश्न में तो मान लो अर्धचालक का पूछा है, तो अर्धचालक का ऋणात्मक होता है, विद्युत अपघट्ट का भी ऋणात्मक होता है, चालक और मिश्र धातु का धनात्मक हुआ करता है। डिटेल में आप पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, प्लेलिस्ट में जाके 3 चैप्टर में सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में। ये 12 नंबर, सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच महत्तम विभवांतर। सेल के खुले परिपथ में, सेल के खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच महत्तम विभवांतर खाली स्थान कहलाता है। ये बता दें जब सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होना मतलब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती है, तो उस समय इलेक्ट्रोडों के बीच का महत्तम विभवांतर यानी अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल, ये इसका आंसर होगा, विद्युत वाहक बल। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का महत्तम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये भी साथ में जान लो कि जब सेल खुली परिपथ में नहीं बंद परिपथ में होता है तो जो विभवांतर होता है वो टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। कभी वो भी पूछ दिया जाए तो। लिखा है वाट बराबर, लिखा है वाट बराबर खाली स्थान गुणे एम्पियर। एम्पियर। अब बताओ वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। तो ये P है, ये क्या है? I। ध्यान देना, ये P है और ये क्या है? I है। तो ये होता है V, P = VI होता है। तो P शक्ति है तो वाट, I एम्पियर, धारा, वोल्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर वोल्ट। यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा? वोल्ट। वाट बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर। 14 नंबर, गोली चालक की धारिता का सूत्र। कोई गोली चालक है, गोली चालक की धारिता, धारिता का सूत्र C बराबर होता है 4πε0r। ये गोली चालक की धारिता का सूत्र प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसको सिद्ध करके दिखाया गया है 2nd चैप्टर में। ठीक है ना। अब परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखा है परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इस खाली स्थान है तो यहाँ घटती है होगा। ये परावैद्युतांक माध्यम में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? घटती है। ठीक है ना। अब 16 नंबर, क्वेश्चन में क्या बोला है? गोली चालक, किसी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ बता दे 0, ये 0 होगा। किसी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। 17, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान।
इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान जो जानते हैं वही, 9.1 × 10⁻−31 kg, ये 18। विशिष्ट आवेश का मान, विशिष्ट आवेश का मान, ये बता दें इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश, कुछ नहीं लिखा है तो आप इलेक्ट्रॉन वाला लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान करेंगे। विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश गुणे द्रव्यमान, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का पता है, द्रव्यमान पता है, तो लिखकर भाग कर देंगे तो आता है 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर kg, ये होता है। 19 नंबर, मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है 10 किलो ओम कोटि का होता है। 10 किलो ओम कोटि का होता है। अब 20 नंबर में 1 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध लिखा है। 1 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध ये आपको बता दें RS बराबर होता है R/N, समान होने पर समांतर क्रम है ना, तो RP बराबर R/N होता है। श्रेणी क्रम में RS बराबर NR होता है समान होने पर। तो 1 ओम के कितने हैं? 2 ठो हैं, तो RP बराबर क्या होगा? R बटे जितने हों 1/2 ओम, 0.5 ओम कह सकते हो, ठीक है ना। RP बराबर R/N होता है, तो R का मान कितना है? 1 ओम है। कई ठो हैं? 2 ठो हैं, तो बटे 2, तो 1/2 यानी 0.5 ओम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इस वीक जो पेपर हुआ, मतलब 24 जुलाई को, उसका सलूशन आप लोगों को बता दें कि इसमें इस चैनल में फिजिक्स का पूरा 11th क्लास, 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, बड़े कंपटीशन नीट उट वाले भी क्वेश्चन उसमें है। सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट है, सब आप पढ़ सकते हैं। इस कोचिंग की विशेषता की बात करें तो इसमें जो ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको हर वीक में टेस्ट होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, प्री बोर्ड होता है ना। बोर्ड के हिसाब से पूरे पेपर बनाए जाते हैं। जो मंथली वाले होते हैं उनका सलूशन भी, ठीक है ना। तो यानी बोर्ड एग्ज़ाम की 100% तैयारी, बशर्ते वो स्टूडेंट हर टेस्ट को फॉलो करे, तब रूल और टेस्ट को फॉलो करता है तो 100%, और जो फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पूरे साल पढ़ने के बाद भी रिजल्ट कम हो सकता है।